कि 5 राज्य का चुनाव अनाउंस हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 3 राज्यों में हिस्सा लेने वाली है। मणिपुर में जो विधानसभा अभी समाप्त हुई, इस विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 एमएलए सिटिंग एमएलए थे। वहाँ कांग्रेस और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ने की बात हमारी हुई है और हम वहाँ 5 जगह पर चुनाव लड़ने वाले हैं। गोवा कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनमें डिस्कशन चालू है। कुछ जगह जहां हम कंटेस्ट करना चाहते थे, इसकी सूची बाकी दोनों पार्टी को दी है और मुझे विश्वास है कि अगले 2 दिन में इसका अंतिम निर्णय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और छोटे छोटे पार्टियों का गठबंधन हुआ है। कल लखनऊ में इन सभी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष के शर्मा वहाँ जाएंगे और इस जलसे में हिस्सा लेंगे। वहाँ कुछ सीट कॉन्टेस्ट करने की बात हमारी हुई है, मगर कल की पब्लिक मीटिंग होने के बाद ये सब पार्टीज मिलकर लखनऊ में शायद सीट का बंटवारा कैसे हुआ ये अनाउंस करेंगे और इसलिए इसके डिटेल्स में अभी आपको याद नहीं रहा। साथ साथ अगले हफ्ते में हम कुछ साथियों ने वहाँ जाकर चुनाव की शुरुआत करने की आवश्यकता, इस तरह का संदेश उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने दिया है और इसमें मुझे लेकर बाकी सब हम लोग शामिल होने वाले हैं। मैं देखता हूँ और कई साथियों से बात करने के बाद आज उत्तर प्रदेश में स्थिति में बहुत बदलाव आ रहा है। आज मुझे खुशी है कि सिराज मेहंदी साहब जो वहाँ के विधान परिषद में 6 साल सदस्य थे, फिर से 30-40 सालों से गांधी नेहरू की विचारधारा को लेकर काम करते थे। कांग्रेस पार्टी में कई जिम्मेदारी स्टेट लेवल से उन्होंने संभाली और उन्होंने अपने साथियों के साथ ये तय किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सहयोग देना। इनके लिए कई इनके साथ जो साथी आ रहे हैं उनको एक तरह से अच्छा मार्गदर्शन करना, साथ देना और मिलकर वहाँ जो परिवर्तन का एक आवश्यकता है, ये परिवर्तन की आवश्यकता के लिए जो कॉमन आइडियोलॉजी वाली जितनी पार्टीज है उनको संगठित करके एक अल्टरनेटिव देने के लिए कोशिश होगी। और इसलिए मुझे खुशी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने का उन्होंने तय किया।
साथ साथ पिछले 40 से ज़्यादा साल उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, इसलिए कई जिले में उनके साथी हैं। वो सब साथियों के साथ बातचीत करके वो यहाँ आए हैं और वापस जाने के बाद वहाँ उनके साथियों के साथ वो अनाउंसमेंट करेंगे और मैं भी एक दिन जाकर उनके साथ एक पब्लिक मीटिंग में उनके साथ हिस्सा लूँगा। मैं सिराज मिर्जी साहब का यहाँ स्वागत करता हूँ। जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो कई साथियों से साथ हमने बात की है, इससे मेरे मन में एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एक सांप्रदायिक विचार मजबूत करने के लिए कोशिश हो रही है। कल मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान देखा कि 80% लोग हमारे पास है, खाली 20% लोग हमारे साथ नहीं है। ऐसा मैं जो मीनिंग समझता हूँ, अर्थ समझता हूँ, 20% लोग कौन हो सकते? जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो सभी का प्रतिनिधि हो सकता है। 20% छोड़कर बाकी सब लोग हमारे हैं, इस तरह का बयान देश के और राज्य के माइनॉरिटी को ठेस देने वाला बयान है। और इस तरह का सब बयान मुख्यमंत्री को शोभा नहीं दे सकता, मगर इनकी विचारधारा ही ऐसी है और इसलिए उन्होंने उनके मन में जो बात है वो बात अपने स्टेटमेंट के माध्यम से की। इससे एक बात साबित होती है कि देश में सेक्युलर थिंकिंग मजबूत करना हो, एकता को ताकत देना हो, तो इस तरह की एक लिमिटेड आइडियोलॉजी का विचार इनकी भरक इन सेक्शन के हितों की रक्षा की भूमिका मुझे लगता है कि देश के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता इसको ठीक तरह से जवाब देगी और परिवर्तन लाएगी, इतना मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ। मैं इससे ज़्यादा इस इशू पर कुछ बोलना नहीं चाहता। बाकी कुछ इशूज़ है, अगर आपको कुछ सवाल पूछने हो तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। गोव्यामध्ये शिवसेनेने आवाहन केलंय की सर्व जे भाजप विरोधी पक्ष आहेत त्यांनी आता शिवसेनेच्या या आव्हानाला कोणी प्रतिसाद देताना दिसत नाहीये, त्यामुळे शिवसेनेची सध्याची भूमिका स्वबळावर आहे। तर तुम्ही शिवसेनेबरोबर चर्चा करणार आहात? नाही, असं आहे की उत्तर तुमच्या विशेषतः गोव्यामध्ये असं काही एकत्रित जाता येईल का या संबंधीची चर्चा झाली आणि चर्चा अजून चालू आहे। त्याच्यामध्ये शक्य असेल, मला माहिती नाही काँग्रेस पक्षाचं धोरण काय, कारण मी स्वतः त्या दावा करण्याच्या चर्चेमध्ये नाही। माझ्या पक्षाच्या वतीनं प्रफुल्ल पटेल, शिवसेनेच्या वतीनं संजय राऊत आणि काँग्रेसच्या वतीनं तिथले कोण असतील ते यांच्यामध्ये चर्चा करावी, अशी चर्चा, अशी बात आमच्यामध्ये झाली आणि ती प्रक्रिया त्यांनी सुरू केलेली आहे। त्याचा फायनल डिसिजन अद्याप झाले नाही, पण आमची इच्छा मात्र जरूर आहे की गोव्यामध्ये सुद्धा परिवर्तन करण्याची आवश्यकता आहे। भाजप पक्ष सरकार हटवण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी असे प्रयत्न जर केले आणि त्याच्यात यश आलं तर मला समाधान होईल। आमची त्यांची चर्चा झाली या प्रश्नावर। आज आम्ही महाराष्ट्रामध्ये एकत्र सरकार चालवतो, त्यामुळे त्याच्यात काही वेगळेपणा नाही।
देखते हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी से हम छोड़ने का सिलसिला शुरू है। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय और भी कुछ लोग जाएंगे। मैंने जो शुरू में कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। आज मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही, और साथ साथ इनके साथ भी 13 MLA और कुछ साथी वो इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। और आज मौर्य से शुरुआत है, आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहाँ से छोड़कर यहाँ आएगा और परिवर्तन के प्रक्रिया में शामिल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि क्या बीजेपी का जो या प्रधानमंत्री का जो जादुई करिश्मा था वो खत्म हो गया है, या लोगों का विश्वास टूट रहा है? भाई, लोग चाहते हैं परिवर्तन करने के लिए। जिस तरह की बात वहाँ कही गई, जिस तरह का भरोसा दिया गया लोगों का, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ये बात उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आई है, मन में आई है, और इसलिए आप कहते हैं वो स्थिति वहाँ है। और साहब, एक सवाल ऐसा है कि चुनाव आयोग ने कहा था कि डिजिटली प्रचार किया जाए। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्या डिजिटल प्रचार का बीजेपी को ज्यादा फायदा उनके संसाधन के मुताबिक मिल सकता है? लेकिन दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य से ही रिलेटेड, कि जिस तरह की तोड़फोड़ बीजेपी में दिख रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में कुछ और भी साथी छोड़कर जा सकते हैं? मौर्य तो अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर जातिवाद पर बहुत सारे विषय चलते हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरे एक बात सच है कि जो इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंसमेंट की है, इससे बीजेपी छोड़कर बाकी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई है। जिन पार्टियों के साथ संसाधन बहुत है, ज़बरदस्त आर्थिक ताकत है, वो लोग दूसरे माध्यम से कैंपेन कर सकते हैं, मगर ये बात अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लिए आसान नहीं है। मगर इसमें मैं कोई ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो सभी का फीकेबल है। मगर आप कहते हैं वैसे ग्राउंड लेवल सिचुएशन है। जहाँ तक मौर्य जी की बात आपने कही, इससे पहले मैंने बताया कि मौर्य जी ने शुरुआत की है, ये शुरुआत वहाँ रुकेगी नहीं। अन्य जिलों के कई ज़बरदस्त नेता लोग पार्टी छोड़कर वहाँ अपोजिशन के लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए आने के लिए तैयार है। इसको हर दिन आपको नया चेहरा देखने के लिए मिलेगा। पंजाबमध्ये पंतप्रधानांच्या गाडीच्या सुरक्षेबद्दलचा एक नवा मुद्दा समोर आलेला आहे आणि 5 राज्याच्या निवडणुका त्या मुद्द्याच्या गोष्टी आपण त्या सुरक्षेच्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल की नेमकी कशी असू शकते आणि कुणाकडून झालेली आहे? असं आहे की त्याच्याबद्दल अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही, आणि त्याचं कारण काल सुप्रीम कोर्टाने त्याची इन्क्वायरी करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली। सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने नेमलेला प्रतिनिधी असो किंवा पंजाब सरकारने नेमलेला अधिकारी असो, या दोघांनाही बाजूला ठेवून एक स्वतंत्र इंडिपेंडंट चौकशी व्हावी या हेतूनं त्यांनी एक तयारी केलेली आहे। त्याच्यातून वास्तवता ही पुढे येईल। प्रधानमंत्र्यांची सिक्युरिटी हा जो इश्यू आहे, तो माझ्या मते प्रधानमंत्री पद ही इन्स्टिट्यूशन आहे, आणि या इन्स्टिट्यूशन त्याच्या संबंधीची सिक्युरिटी ते केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, या सगळ्यांची जबाबदारी आहे, आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये खबरदारी घेतलीच पाहिजे, याच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही। और साहब, जिस तरीके से उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ एक दूसरे के ऊपर, सिक्योरिटी को लेकर आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस और बीजेपी में शुरू हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, बात ऐसी है कि जो सिक्योरिटी का इशू हम सीरियस मानते। मैंने कहा
कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी ये जिम्मेदारी है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए कुछ सेटअप किया तैयार और उसका काम शुरू होने वाला है, तब इस तरह की बयानबाजी वो ठीक नहीं है। इस तरह की बयानबाजी लेकर इसको पॉलिटिकलाइज करना ये मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। देखिए, सिक्योरिटी को लेकर के दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंस्टीट्यूशन की कम से कम सिक्योरिटी करें। आप लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, एक पद है, उसकी सिक्योरिटी और इस तरीके की चीजें हुई उस पर इंक्वायरी सीरियस नोट पर होनी चाहिए। इसीलिए तो इंक्वायरी करने के लिए एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव ली और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी अपॉइंट करके इंक्वायरी की प्रोसेस शुरू करने की बात कही। इससे एक बात लगती है की सच्चाई लोगों के सामने आई। और सर, तुम्ही म्हणताय उत्तर प्रदेशमध्ये परिवर्तन होईल, तर राम टेम्पल, then काशी विश्वनाथ and now Mathura. Do you see this BJP's effort to polarize the entire voting system? नहीं, इंटायर यूपी के चुनाव का थ्रस्ट जो बीजेपी का है वो कम्युनल पोलराइजेशन का है। जिस तरह से बातें उनकी, वे जहाँ तक अयोध्या की बात है, कोर्ट का डिसीजन आ गया और कुछ है, किसी का इस बारे में कुछ कहना नहीं। इवन उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटीज़ के साथ हम जो बातें करते हैं, सभी ने इसका स्वीकार किया है। अभी इसके बाद नए नए इश्यूज रेज करने के लिए उनके नेता के माध्यम से जो कोशिश हो रही है, इससे एक बात सीधी साफ होती है कि वो इलेक्शन पोलराइज करके कम्युनल लाइन पर लेना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता इसे समर्थन नहीं करेगी। सर, एक सवाल है कि जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें पीएम मोदी का, जिसको लेकर बहुत सारे लोग विरोध जता रहे हैं, क्या इस फोटो को हटाया जाना चाहिए? उससे क्या बीजेपी को किसी तरह का फायदा मिलेगा? दूसरा एक सवाल महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ, आप एक वीडियो आज बीजेपी के नेता द्वारा पोस्ट किया गया और कहा गया कि आप सीएम के जगह पर बैठकर काम कर रहे हैं, किस संवैधानिक अधिकार के तहत काम कर रहे हैं, उनको आदेश दे रहे हैं। ऐसे कि जहाँ तक एसटी कामगारों की संगठन के लोगों ने मुझे बुलाया और उनके इश्यूज मेरे कान पर डालने की बात की और मैंने पूछा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब को, उन्होंने कहा कि हम दोनों ने जाना चाहिए। तो इसमें कोई गलती नहीं, बात ऐसी है, एक इशू पैदा होता है और मजदूरों की संगठन किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी साथियों को बुलाकर इनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो इसमें शामिल होना, यानी वो सरकार की या चीफ मिनिस्टर के अधिकारी ऊपर कुछ हम हमला करते हैं या कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इतनी छोटी बात कुछ लोगों ने रेज की, मुझे आश्चर्य लगता है। मेरा सवाल गोवा को लेकर बॉस आपको कि ममता बनर्जी जब मुंबई आई थी तब आपको मिली थी और तब उन्होंने कहा, ममता बनर्जी जब मुंबई आई थी तब आपको मिली थी और तब बात हुई थी कि छोटे छोटे दल एक साथ आए, लेकिन जब गोवा की बात आई तब उन्होंने पहले एमजीपी के साथ अलायंस कर दिया। एमजीपी के हमने इससे पहले भी देखी कई सारे नेता हैं जिनके लिंक्स कहीं ना कहीं सनातन से है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उन्होंने हमसे हमारे लोगों से बात की और एमजी के साथ बात की और बाकी लोगों को साथ लेकर वहाँ चुनाव लड़ने के बारे में उनका डिस्कशन चालू है। जो यहाँ कहा वही इस पर ही अमल उनकी पार्टी वहाँ करती है। लेकिन जिनके लिंक्स सनातन के साथ है, क्या ऐसे पक्ष के साथ आप अलायंस करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी ने हमेशा लिबरल साइड ली है। नहीं, कोई मैं जानता हूँ उन लोगों को कई सालों से, गोवा की राजनीति अच्छी तरह से चलती है। सनातन विनातन किसी घर का कोई एक आदमी वहाँ कहीं गया होगा, इसलिए उसे पॉलिटिकल पार्टी का हम बयान नहीं करेंगे। Sir, in continuation on Goa, everybody believes that if there has to be a rainbow coalition in Goa, it has to be with the leadership of someone like you. Because at this point it seems it's very fractured opposition, PNC going one way, Congress not willing to sort of give that many seats. How do you see this rainbow coalition forming in Goa and also in UP
that can become a model for the future. नहीं, बात अच्छी है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से अलग जाएंगी है। जहाँ तक मैंने अखबार में पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी सर्विस कॉन्टेस्ट करने के लिए लगी है, तो उनका अधिकार है। इस बारे में हम कोई रिएक्ट नहीं करते। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो वो सोच सकती है, तय कर सकती है कि अपने आगे की नीति क्या है। वही स्थिति गोवा में होगी तो हमें कोई शिकायत नहीं। साहेब, काल आपण एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीत सहभागी झालात, त्याच्यावरून आता भाजपकडनं प्रश्न उपस्थित केला जातोय की उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पदाचा पदभार शरद पवारांना दिला आहे. मी त्यांच्या ज्ञानाच्या बद्दलचं कौतुक करतो. प्रश्न असा आहे की एखाद्या कामगार संघटनेने मला बोलवलं, आणखीन कोणाला बोलवलं, तर लोकशाहीमध्ये त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा त्यांचा अधिकार आहे का नाही? आणि त्या अधिकारांना जर त्यांनी चर्चा केली असेल तर त्याच्यात काहीच चुकीचं नाही. मुख्यमंत्री हेच महाराष्ट्राचे निर्णय घेतात. त्यांची प्रकृती ठीक नव्हती म्हणून थोडं बहुत ते प्रत्येक व्यवहारांना समोर यायला त्यांना मर्यादा होत्या. पण हे जरी असलं तरी परिवहन मंत्र्यांनी जी काही चर्चा झाली ती मुख्यमंत्र्यांच्यापर्यंत पोचवली असणार आणि महत्त्वाचे धोरणात्मक निकाल आजचं हे मंत्रिमंडळ आणि मुख्यमंत्री हे एकत्रित विचारानेच करतात. आपण मध्यस्थी केल्याच्या नंतरही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम आहेत, विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. असा तो त्यांचा अधिकार आहे, त्यांचा निर्णय घ्यायचा. त्याच्याबद्दल मी काही म्हणू शकत नाही. पण मला स्वतःला असं वाटतं की विलिनीकरण याचा अर्थ काय? विलिनीकरण याचा अर्थ हे सगळे कर्मचारी शासकीय कर्मचारी म्हणून मानायचे आणि हे सूत्र मान्य एका ठिकाणी केल्याच्या नंतर हे एका पुरतं सीमित राहणार नाही अशी चर्चा आहे. याचा अंतिम निर्णय माझ्या हातात नाही. ते सरकार काय करायचं ते करेल. गोवा में भी माइकल लोबो जो उनके मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया बीजेपी से और वो कांग्रेस में जा सकते हैं, या दूसरी जिस तरीके से हैपनिंग चल रही है, आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म में गोवा में सरकार भी बदलाव की तैयारी है और इसके लिए अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा? नहीं, सच बताओ तो गोवा में आज जो हुकूमत है बीजेपी की, वो बीजेपी की ओरिजिनल नहीं. वहाँ कांग्रेस की पार्टी के लोग चुनकर आए थे. और गोवा की एक स्पेशलिटी है कि कभी बदल ना हो तो पूरे लोग जाकर बदल करते हैं. इस तरह से वहाँ की कांग्रेस की लीडरशिप आज पार्टी छोड़कर बीजेपी में गई थी. इनमें से कुछ लोगों ने इस्तीफा दिए होंगे. तो जो गोवा पॉलिटिक्स जिस तरह से होता है इसलिए उसी तरफ का वो काम है. बहुत साहब, तीसरी लहर ओमिक्रॉन है, अभी कोरोना के भी काफी मामले हैं महाराष्ट्र में. किस तरह से इसको देखते हैं? क्या कुछ आकलन है? सेकेंड वेव की तरफ लाई जा सकती है या नहीं लानी चाहिए? आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर नहीं होती. नहीं, जहाँ तक कोरोना का कोविड का इशू जो है, इसमें जिन्हें जो एक्सपर्ट सेक्शन है देश का बाहर, उन्होंने जो सलाह दिया है वो सलाह पूरे मानना चाहिए. पब्लिक मीटिंग इलेक्शन के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है, मगर ये इम्पोर्टेंट होने के बावजूद ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इससे ठीक तरह से सामना करना है और लोगों को छुटकारा देना है, तो हमें कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन का स्वीकार करना पड़ेगा. और हम सब लोग वो संभाल के ही आगे जाना चाहते हैं. अल्पसंख्याक समाजाच्या महिलांवरच्या ऑप्शन संदर्भात अतिशय अवमानकारक अशा पद्धतीचे ॲपच्या संदर्भात माहिती पुढे आली. त्यातल्या एकाला अटकही करण्यात आली. ते ट्रान्स नावाचा एक ग्रुप आहे. उच्चवर्णीय दुराभिमान बाळगणाऱ्या तरुणांचा हा ग्रुप आहे आणि सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे मोठं कारस्थान रचलं जात आहे. या संदर्भात या निवडणुकांमध्ये काय भूमिका राहील? सरळ असं आहे की जो काही एका विशिष्ट वर्गातल्या भगिनींच्या संदर्भात भूमिका मांडण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न केला तो निषेधार्ह आहे. अशा प्रकारची भूमिका घेऊन सवंशी वर्गाची बदनामी करण्याच्या संबंधीची भूमिका करणारे जे फोर्सेस आहेत त्या फोर्सेसच्या विरुद्ध जनमत निवडणुकीच्या माध्यमातून एक लोकांना एज्युकेट इलेक्शनच्याकडं
वागण्याचा आमचा दृष्टिकोन मतं मागण्याचा असतो, तसं आपली एखादी भूमिका ही मांडण्याच्या संधी त्यासाठी ही एक अपॉर्च्युनिटी आहे. आणि या पद्धतीनं जे महिला किंवा अल्पसंख्याक यांच्या संदर्भात भूमिका घेतात, या प्रवृत्तीच्या विरुद्ध जनमत तयार करणं, लोकांना एज्युकेट करणं याची काळजी आम्ही घेणार आहोत. वहाँ सर क्या पंजाब में भी बदलाव देख रहे हैं क्या? जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि पंजाब की स्थिति कांग्रेस के लिए अनुकूल थी, अभी वहाँ कुछ चेंजेस हो गए हैं. शायद इसका असर कहाँ तक होता है और इसका बेनिफिट आप लेती है या कांग्रेस आगे जाती है, ये आज कहना मुश्किल है. सर एक सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 325 प्लस सीटें जीतेगी, एसपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी. अभी जो स्थिति है, आप इन दोनों पार्टियों के बीच में कहां तक देख रहे हैं कि कितनी सीटें कौन जीत सकता है? हमें ऐसे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने साथियों को साथ लेकर वहाँ सरकार बनाएगी. और सर फडणवीस केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक भाष्य केलं आज की सुप्रीम कोर्ट म्हणते की महाराष्ट्रामध्ये एक गोंधळाची परिस्थिती दिसून येत आहे, जिथे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग हे राज्यातल्या पोलीस दलावर विश्वास ठेवत नाही आणि महाराष्ट्र सरकार हे सीबीआयवर विश्वास ठेवत नाही. अशा प्रकारचा एकमेकांचा अविश्वास तयार झाला असं सुप्रीम कोर्टाने आज फडणवीस केसमध्ये भाष्य केलं. मला काही फारशी माहिती नाही, मी तुमच्याकडनंच ऐकतोय. उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि महाराष्ट्र में बहुत परेशान करने वाली स्थिति है, जहां मुंबई के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह को अपने ही पुलिस बल और राज्य सरकार को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं. मैंने स्टेटमेंट देखा नहीं, मुझे देखना होगा.